सो यस, टॉकिंग अबाउट द ओवरहेड्स, ओवरहेड जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कॉस्टिंग के अंदर। एंड ये कहना गलत नहीं होगा कि आपको इसमें से शॉर्ट एक क्वेश्चन जो है वो अपने मेन एग्जाम के अंदर मिलेगा ही मिलेगा। सो आर यू गाइज एक्साइटेड अबाउट लर्निंग द ओवरहेड्स? सो यस, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो सीखते हैं ओवरहेड्स का चैप्टर। इसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट आ जाता है अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स का कॉन्सेप्ट आ जाता है सबसे पहले। अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स, अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स, ये वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है सबसे पहले, अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स का। सो अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स जानने से पहले हमारे को सबसे पहले ये सीख लेना चाहिए कि एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स का मतलब क्या होता है, क्योंकि ये तभी समझ में आएगा जब हमारे को ये समझ में आएगा कि एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले यही सीख लेते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स का मतलब क्या होता है। एंड इस टॉपिक को समझने के लिए हमारे को रिकवरी रेट समझना बहुत ज़रूरी है। रिकवरी रेट को जो है वो एब्जॉर्प्शन भी बोला जाता है। क्या होता है एब्जॉर्प्शन एंड कैसे किया जाता है वो हम सीखते हैं। सो इस टॉपिक को समझने के लिए हमारे को एक कॉन्सेप्ट जो है वो पहले स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, वो है रिकवरी रेट कंप्यूटेशन का। एंड उसका फॉर्मूला जो है वो होता है, वेट अ सेकेंड, हम जो है वो रिकवरी रेट कंप्यूटेशन जो है वो हमें सीखना पड़ेगा। रिकवरी रेट कंप्यूटेशन, रिकवरी रेट कंप्यूटेशन या फिर जो है वो एब्जॉर्प्शन वगैरह भी कह सकते हैं रिकवरी रेट को। एंड इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट ऑफ ओवरहेड्स अपॉन में बेस इनटू में 100। सो अमाउंट ऑफ ओवरहेड्स, अमाउंट ऑफ ओवरहेड्स अपॉन में बेस इनटू में 100। ओवरहेड्स क्या है एंड कैसे किया जाता है वो समझते हैं। जैसे ये ईयर स्टार्ट हुआ, यहाँ से हमने ऑपरेशंस करना जो है वो स्टार्ट करा, ठीक है, यहाँ से हमने जो है वो ऑपरेशंस करना स्टार्ट करा। जब हम प्रोडक्ट को बनाएंगे तो बहुत सारे खर्चे होने वाले हैं, डायरेक्ट मटेरियल का, डायरेक्ट लेबर का, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का, बहुत सारे खर्चे होंगे, डायरेक्ट मटेरियल का, डायरेक्ट लेबर का, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, बहुत सारे खर्चे होते हैं। आई होप यू आर वेल अवेयर ऑफ दिस फैक्ट कि हाँ बहुत सारे खर्चे होते हैं विच कैन ईजिली बी आइडेंटिफाइड, जो है वो पर यूनिट के साथ में ये ईजिली आइडेंटिफाइड हो जाते हैं। ये पर यूनिट के साथ में क्या हो जाते हैं, ईजिली आइडेंटिफाइड हो जाते हैं। बट अगर मैं बात करूं कि ओवरहेड्स की, तो ओवरहेड्स जो है वो हम कब बता पाते हैं ओवरहेड्स को? ओवरहेड्स को हम जो है पूरे के जब पूरा साल बीत जाता है उसी के बाद बता सकते हैं कि हाँ इतना ओवरहेड जो है वो लगा है। पूरे साल बीत जाने से पहले हम नहीं बता सकते कि इतना ओवरहेड्स लगा है। ओवरहेड्स के केस में जो है वो क्या होता है, ओवरहेड्स के केस में पूरा साल खत्म होता है उसके बाद ही हम कह सकते हैं कि इतना ओवरहेड्स का खर्चा लगा है। लेकिन ये डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस का ये स्टार्टिंग ऑफ द ईयर के अंदर ही पता चल जाता है कि जो है वो इतना इतना खर्चा लगेगा डायरेक्ट मटेरियल पर, डायरेक्ट लेबर पर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस पर। आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर टिल हियर। मतलब कहने का मतलब ये है कि ड्यूरिंग द ईयर जो भी खर्चे हुए हैं ये वाले डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये आपको ड्यूरिंग द ईयर का मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं ओवरहेड्स की बात करूँ तो ये डायरेक्टली जो है कि कितना इंकर्ड हुआ है ड्यूरिंग द ईयर ये नहीं मिलने वाला है। तो ओवरहेड्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ओवरहेड्स के लिए आपको इसको किसी से खर्चे से लिंक करना पड़ेगा कि हाँ अगर ये खर्चा ऐसा होता है तो हाँ इसका इससे ऐसे लिंक बनकर ये भी खर्चा जो है वो ऐसे होता होगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर मैं ओवरहेड्स के खर्चे को इससे 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 लिंक कर दूं तो मेरा इजीली जो है ओवरहेड्स का खर्चा आ सकता है। ओवरहेड्स का खर्चा मैं इजीली क्या कर सकता हूँ, आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। अगर मैं उनको इन तीनों से जो है वो लिंक कर देता हूँ तो इजीली मैं अपने ओवरहेड्स के खर्चे को निकाल पाऊँगा। आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर टिल हेयर। सो जब हम ओवरहेड्स के अमाउंट को किसी बेस से लिंक अप कर देते हैं, टाई अप कर देते हैं, तो उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स बोला जाता है। अगला क्वेश्चन जो दिमाग में अराइज होता है वो ये होता है कि ये बेस क्या हो सकता है। तो ये बेस क्या हो सकता है वो क्वेश्चन अराइज हो जाता है
ये बेस हो सकता है डायरेक्ट मटेरियल, ये बेस हो सकता है डायरेक्ट मटेरियल इन रुपीस एंड डायरेक्ट लेबर इन रुपीस, ये हो सकता है। या तो जो है प्राइम कॉस्ट इन रुपीस, ये बेस हो सकता है। या तो डायरेक्ट लेबर आवर्स, ये बेस हो सकता है। डायरेक्ट लेबर आवर्स का बेस हो सकता है। या तो मशीन आवर्स का बेस हो सकता है। या तो कौन सा बेस हो सकता है, मशीन आवर्स का बेस हो सकता है। तो यूजुअली जो है, यूजुअली यही बेस हो सकते हैं, यूजुअली यही बेस होते हैं। डायरेक्ट मटेरियल इन रुपीस, डायरेक्ट लेबर इन रुपीस, प्राइम कॉस्ट इन रुपीस, डायरेक्ट लेबर आवर्स एंड मशीन आवर्स, यूजुअली यही बेस होते हैं। एंड क्वेश्चन हमारे को कोई भी बेस जो है इसमें से कह सकता है। इसके अंदर जैसा हम देख ही रहे होंगे, ये तीनों बेसिस में से ये जो पहले के 3 बेस हैं, ये कौन किस में है, रुपीस में है। एंड अगर मैं लास्ट के 2 बेस बात करूं, तो ये किसके अंदर है, आवर्स के अंदर है। ये दोनों आवर्स के अंदर है एंड ये तीनों किसके अंदर हैं, रुपीस के अंदर दे रखे हैं। यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, बट ये 100 से हम मल्टीप्लाई तभी करते हैं जब बेस हमारा रुपीस के अंदर हो। जब बेस हमारा रुपीस के अंदर हो तभी हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब इफ बेस इज इन रुपीस, अगर हमारा बेस जो है वो रुपीस के अंदर है, तभी जाकर हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं विद 100। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि इसे हम मल्टीप्लाई 100 से तभी करते हैं अगर हमारा बेस रुपीस के अंदर दे रखा है। कहने का मतलब ये है, अगर मेरा बेस रुपीस में नहीं आवर्स में है तो मुझे 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना है। उस केस में 100 से मल्टीप्लाई करने का कोई तुक नहीं बनता, तो हम 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ओनली अगर बेस मेरा ये डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड प्राइम कॉस्ट है, ओनली देन हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मेरा बेस डायरेक्ट लेबर आवर एंड मशीन आवर्स है तो हम 100 से मल्टीप्लाई नहीं करने वाले हैं। अब इस चीज़ को हम ना एक एग्जाम्पल के थ्रू जो है समझते हैं, ताकि ये आपको इजीली अंडरस्टैंडेबल हो जाए। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। मान लो एक जॉब है। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल ऑफ वन जॉब जहां पर डायरेक्ट मटेरियल दे रखा है 4000 का, डायरेक्ट लेबर दे रखा है 9000 का, एंड ओवरहेड्स नहीं दे रखा है। ओवरहेड्स का एब्जॉर्प्शन कैसे करा जाएगा वो सोचना है। एंड प्रॉफिट का अमाउंट कुछ दे रखा है, प्रॉफिट मतलब परसेंटेज बेसिस पर ही है कि प्रॉफिट 10% है टोटल कॉस्ट का, एंड देन सेल्स मतलब। तो हमारे पास में ओवरहेड्स नहीं दे रखा है, बट हमारे पास में क्या चीज़ दे रखी है, हमारे पास में पास्ट डाटा दे रखा है, हमारे पास में पास्ट ईयर का डाटा दे रखा है। क्वेश्चन आता है कि क्या दे रखा है पास्ट ईयर का डाटा। पास्ट ईयर के डाटा के अंदर दे रखा है कि हमारा पास्ट ईयर के अंदर ओवरहेड्स था 3 लाख का, एंड हमारी मटेरियल कॉस्ट थी, मान लो 1 लाख का था हमारा ओवरहेड्स पास्ट ईयर के अंदर। एक सेकेंड, मैं ना एक मिनट रीफ्रेम करता हूँ एग्जाम्पल को। मान लो हमारा पास्ट ईयर के अंदर ओवरहेड्स था 1000 का, एंड मेरा मटेरियल कॉस्ट था 5000 का। तो उस केस के अंदर एक बात सोच के देखो कि मेरा ओवरहेड्स का एलोकेशन कैसे हो रहा है इन रिस्पेक्ट ऑफ मटेरियल, कितना हो रहा है। तो 1000 डिवाइडेड बाय 5000 इंटू में 100, कहने का मतलब है 20% हो रहा है। मटेरियल का परसेंटेज कितना है, मेरा ओवरहेड्स कितना परसेंट है मटेरियल का, 20% है। तो क्या मैंने जो है एक लिंक एस्टेब्लिश कर लिया ओवरहेड्स एंड मटेरियल के बीच में। क्या मैंने ओवरहेड्स एंड मटेरियल के बीच में
क्या मैंने कोई लिंक एस्टेब्लिश कर लिया? लिंक एस्टेब्लिश्ड कर लिया? द आंसर इज यस। क्या लिंक मैंने एस्टेब्लिश कर लिया? पिछले साल के डाटा के हिसाब से ओवरहेड जो है 20% है ऑफ मटेरियल। तो अगर मैं ये सेम लिंकेज करंट ईयर के डाटा पे अप्लाई कर देता हूँ, तो उस केस के अंदर मेरा करंट ईयर के अंदर भी ओवरहेड्स जो है वो क्या हो जाएगा? ओवरहेड्स हो जाएगा 20% ऑफ मटेरियल, मतलब 20% ऑफ 4000, जो कि क्या हो जाएगा? 800। तो ओवरहेड्स हमारा क्या हो गया? 800। तो टोटल में क्या आ जाएगा यहाँ तक? 4000 प्लस में 9000 प्लस में 800, 13800 हो गया। एंड इसका 10% कितना हो जाएगा? 1380। एंड अगर मैं सेल्स की बात करूं, सेलिंग प्राइस की बात करूं, तो 13800 प्लस में 1380, 15180 मेरा क्या हो जाएगा? सेल्स। ठीक है। तो ऐसे करके क्या हुआ, हमने ओवरहेड्स का एलोकेशन कर लिया। आपने एक बात देखी कि हमने कैसे लिंक एस्टेब्लिश करा पास्ट ईयर के डाटा को बेसिस पर, एंड हमने उस लिंक को कैसे करंट ईयर के डाटा पर अप्लाई करके हमने ओवरहेड्स का अमाउंट निकाल लिया, एंड देन हम फाइनली सेलिंग प्राइस पर आ गए। तो ऐसे करा जाता है एब्जॉर्प्शन ओवरहेड्स का। तो इसको एक और नाम से जाना जाता है रिकवरी रेट, एब्जॉर्प्शन रेट, एंड एक और नाम से इसको जाना जाता है, वो होता है चार्जिंग रेट। इसको चार्जिंग रेट के नाम से भी जाना जाता है। आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर टिल हियर कि इसको जो है वो चार्जिंग रेट के नाम से भी जाना जाता है। तो हमारा ये यहाँ तक हो गया है कि हमने ये सारी की सारी कैलकुलेशंस वगैरह कर ली, ये सब कुछ कर लिया है अच्छे से। सो अब हम वापस आ जाते हैं अपने जो टॉपिक हम पढ़ रहे थे, अंडर अब्जॉर्प्शन और ओवर अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स वाला। अब हम सीख सकते हैं वो वाला कॉन्सेप्ट अंडर अब्जॉर्प्शन और ओवर अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स का। तो स्टार्ट करते हैं मतलब वो वाला टॉपिक अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स का। अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अभी जो हमने ओवरहेड्स का एब्जॉर्प्शन सीखा था वो हमने उसी पर्टिकुलर जॉब के लिए सीखा था। बट अगर हमारे को एब्जॉर्प्शन सीखना है ओवरहेड्स का, एंड पूरे साल का क्या होगा एब्जॉर्प्शन, तो वो समझते हैं बात को। तो अगर हमें पूरे साल का ओवरहेड्स का एब्जॉर्प्शन सीखना है, तो उस केस के अंदर क्या फॉर्मूला हो जाता है वो हम सीखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स की कैलकुलेशन का फॉर्मूला क्या होता है। एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स की कैलकुलेशन का फॉर्मूला क्या रहता है? एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स, इस केस के अंदर हमारा एक्चुअल बेस होगा, उसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं प्री डिटरमाइन ओवरहेड्स रिकवरी रेट से। उसे हम मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? प्री डिटरमाइंड ओवरहेड्स रिकवरी रेट से। ये फॉर्मूला होता है एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स का। अगर मेरे को एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स निकालने हैं फुल ईयर के लिए, तो उसके लिए मुझे ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन आ जाता है कि ये प्री डिटरमाइंड ओवरहेड्स रिकवरी रेट क्या होता है। जैसे कि अभी मैंने जो जॉब की कैलकुलेशन करी थी, यहाँ पे 20% जो था वो था हमारे पास में प्री डिटरमाइंड ओवरहेड्स रिकवरी रेट। वो क्या है हमारे पास में? प्री डिटरमाइंड ओवरहेड्स रिकवरी रेट ही है। मेरे एग्जांपल के अंदर क्या हो गया? मेरे एग्जांपल के अंदर हो गया 20% ऑफ मटेरियल। मेरे एग्जांपल के अंदर क्या हो गया? 20% हो गया है मटेरियल का। एंड मान लो पूरे साल के अंदर मटेरियल यूज़ हुआ 10 लाख रुपए का। मटेरियल यूज़ हुआ 10 लाख रुपए का। तो मेरे एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स जो हैं वो कितने हो जाएंगे? 10 लाख का 20%, तो कितना हो गया मेरे पास में? 2 लाख रुपए हो जाएगा एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स।
तो मैं बेस की बात करूं तो बेस मेरा क्या था, बेस मेरा जो है वो वो मेरा मटेरियल था, एंड मटेरियल का पूरे साल के अंदर खर्चा कितना हुआ, 10 लाख का हुआ। तो इस सिनेरियो के अंदर मेरे एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स कितने हो गए, 10 लाख का 20% मतलब 2 लाख रुपए मेरे एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स हो गए। कहने का मतलब ये है कि आपने पूरे साल के अंदर 2 लाख के ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड करे। साल खत्म होने के बाद में हम देखेंगे कि हमारे एक्चुअल ओवरहेड्स कितने हुए। जो साल खत्म होने के बाद में जो एक्चुअल ओवरहेड्स आए, वो हो सकता है कि वो 2 लाख हो, एंड वो हो सकता है कि वो 2 लाख ना हो। वो हो सकता है कि 2 लाख हो, वो हो सकता है कि वो 2 लाख ना हो। तो एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स जितने हैं एंड एक्चुअल ओवरहेड्स जितने हैं, उसमें फ़र्क हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि एक्चुअल ओवरहेड और एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड सेम ही हो। तो क्वेश्चन आ जाता है, हमारे को ढूंढना है एक्चुअल ओवरहेड्स का अमाउंट। हमें ढूंढना है एक्चुअल ओवरहेड्स का अमाउंट। एक्चुअल ओवरहेड्स की अगर मैं बात करूं तो यूजुअली क्वेश्चन के अंदर दे रखा होता है एक्चुअल ओवरहेड्स का अमाउंट। कहने का मतलब है यूजुअली ये दे रखा होता है, बट हमारे को नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस डिडक्ट करने होते हैं। यूजुअली गिवन बट डिडक्ट नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, बट डिडक्ट नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस को आपको क्या कर देना है, डिडक्ट कर देना है। तो जो भी हमारे को नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस दे रखे होते हैं वो हमारे को माइनस करने होते हैं, ताकि हम यूजुअली कंपेरेबल फिगर्स पर आ जाएं। तो यूजुअली कंपेरेबल फिगर्स पर आने के लिए हमारे को नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस को माइनस करना पड़ता है। कहने का मतलब ये है कि हमारे एक्चुअल ओवरहेड्स के अंदर कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ हैं जो कि नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस हैं, जो कि हर बार नहीं होंगे। नॉन रिकरिंग का मतलब ही ये होता है कि वो बार बार रिपीट नहीं होते। एबनॉर्मलिटी से कुछ हो गए हैं एक्सपेंसेस, लॉस बाय फायर, ये ऐसे कुछ खर्चे हो गए हैं, तो वो हमारे को क्या कर देने हैं, वो हमारे को डिडक्ट कर देने हैं, क्योंकि वो हर बार जो है वो नहीं होने वाले हैं। उससे अपने खर्चे को इंक्रीज़ मत करो, तभी जाकर हमारी फिगर कंपेरेबल बनेगी, एंड उस फिगर जो कंपेरेबल है उसको हम कंपेयर कर पाएंगे एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड से। तो कंपैरिजन का बेस तो सही होना चाहिए ना, तो उसको बेस को सही करने के लिए जो नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस हैं, जो कभी कभार होते हैं, उनको क्या कर दो, डिडक्ट कर दो। जैसे ही मेरे पास में एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स भी आ गया, एक्चुअल ओवरहेड्स भी आ गया, अब हम क्या करेंगे, अब हम कंपैरिजन करेंगे एक्चुअल ओवरहेड्स एंड एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स का। So this is basically page number 1, this is page number 2, this is page number 3, and now we are moving toward page number 4. So now हम कंपेयर करेंगे एक्चुअल ओवरहेड्स एंड एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स को। एक्चुअल ओवरहेड्स एंड एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स को। एक्चुअल ओवरहेड्स एंड एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। क्या हमारे एक्चुअल ओवरहेड्स हैं एंड क्या हमारे एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स हैं, उनका कंपैरिजन करेंगे। जब हम कंपैरिजन करेंगे एक्चुअल ओवरहेड्स का एंड एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स का, तो 3 पॉसिबल सिचुएशंस हो सकती हैं। 3 पॉसिबल सिचुएशंस, 3 पॉसिबल सिचुएशंस हो सकती हैं। वो 3 पॉसिबल सिचुएशंस क्या हो सकती हैं, एक तो हमारा या तो ये हो सकता है कि हमारे एक्चुअल ओवरहेड्स एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड से ज़्यादा हैं, कि हमारे जो एक्चुअल ओवरहेड्स हैं वो हमारे एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड से ज़्यादा हैं। या तो ये हो सकता है कि हमारे एक्चुअल ओवरहेड्स इक्वल हैं एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड से। एक्चुअल ओवरहेड्स इज इक्वल टू एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स। एंड द लास्ट वाला क्या केस हो सकता है, एक्चुअल ओवरहेड्स कम है एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड से।
या तो ये हो सकता है कि एक्चुअल ओवरहेड्स ज़्यादा हैं एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड से, या तो ये हो सकता है कि एक्चुअल ओवरहेड्स जो हैं वो इक्वल है एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड से, एंड द थर्ड पॉसिबल सिचुएशन इज कि एक्चुअल ओवरहेड्स कम है एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड से। आपको कोई भी नतीजे पर आने के लिए किस चीज़ को देखना पड़ेगा? एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स को देखना पड़ेगा। एक बात आप समझो, यहाँ पर हमारा एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड जो है वो कम है या ज़्यादा है पहले वाले सिचुएशन के अंदर? तो टॉकिंग अबाउट पहली वाली सिचुएशन, हमारे एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स कम है एंड एक्चुअल ओवरहेड्स हमारे ज़्यादा हैं। एज यू कैन क्लियरली सी कि हमारे एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स कम है एंड एक्चुअल ओवरहेड्स ज़्यादा है। सिंस हमारे एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स कम है, एक्चुअल ओवरहेड्स ज़्यादा हैं, इसको क्या बोला जाएगा? अंडर एब्जॉर्प्शन भी बोला जाएगा। अंडर एब्जॉर्प्शन भी बोला जाएगा। अंडर एब्जॉर्प्शन भी बोला जाता है। तो इसे क्या बोला जाता है? अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स भी बोला जाता है। अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। यहाँ सेकंड वाले केस, यहाँ पर सेकंड वाली सिचुएशन के अंदर जहाँ पर एक्चुअल ओवरहेड्स बराबर है एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स के, उसे क्या बोला जाता है? फुल एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। फुल एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। एंड द थर्ड पॉसिबल सिचुएशन जहां पर हमारे एक्चुअल ओवरहेड्स कम है एंड एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स ज़्यादा हैं, इस सिचुएशन को क्या बोला जाता है? इस सिचुएशन को ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स भी बोला जाता है। ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स भी बोला जाता है। ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स भी बोला जाता है। जैसे ही हमने ये सीखा कि क्या होता है, इसके बाद हम अगले कॉन्सेप्ट पर बढ़ जाते हैं जहाँ पर हम ट्रीटमेंट समझेंगे कि ये अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स है एंड ये ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स है। इसका क्या ट्रीटमेंट रहने वाला है वो हम सीखेंगे। सो लेट्स मूव फर्दर। अंडर और ओवर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स ट्रीटमेंट। अंडर और ओवर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स का क्या ट्रीटमेंट होता है वो समझते हैं। क्वेश्चन जो आएगा वो फुल एब्जॉर्प्शन का तो रेयर ही सिचुएशन में आता है, फुल एब्जॉर्प्शन का तो आता ही नहीं है। या तो आप ये बोलो रेयर, या तो बोलो कि नहीं आता। क्वेश्चन या तो अंडर एब्जॉर्प्शन पर आएगा या तो ओवर एब्जॉर्प्शन पर आएगा। एंड उसमें से भी मैं बात करूं, जो टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो टॉपिक कौन सा होता है? वो टॉपिक है अंडर एब्जॉर्प्शन का। एग्जामिनर बार 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 आपको कौन सा टेस्ट करेगा? कॉन्सेप्ट अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स का कॉन्सेप्ट टेस्ट करेगा। तो सीखते हैं अब हम समझते हैं कि अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स के लिए हम वही वाला एग्जांपल जो है वो लेते हैं जो अभी हमने लिया था। यहाँ पर आप देखो कि मेरे एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स कितने निकल कर आ रहे थे? 2 लाख रुपए के। अब मान के चलो मेरे एक्चुअल ओवरहेड्स कितने हो जाते हैं? मेरे एक्चुअल ओवरहेड्स हैं, जब ड्यूरिंग द ईयर ख़त्म हुआ, पूरा साल जो है वो ख़त्म हुआ, पूरे साल ख़त्म होने के बाद में मेरे को पता चलता है कि मेरे एक्चुअल ओवरहेड्स थे 2,50,000 के। मेरे एक्चुअल ओवरहेड्स जो है वो कितने थे? 2,50,000, चलो एग्जांपल के लिए लेके चलो 2,60,000 थे। 2,60,000 का मेरा एक्चुअल ओवरहेड्स था एंड एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स कितने थे मेरे? 2 लाख रुपए के थे। कहने का मतलब क्या है कि पूरा साल खत्म हुआ तो मुझे पता चला कि मेरा एक्चुअल ओवरहेड्स का खर्चा कितना है? 2,60,000 का है। एंड मैंने पूरे साल के अंदर ड्यूरिंग द ईयर खर्चा बुक कितना किया था? 2 लाख रुपए का बुक किया था। कहने का मतलब ये है कि मैंने कम खर्चा बुक करा एंड अब मुझे क्या करना है? उसका ट्रीटमेंट करना है। मैंने कम खर्चा बुक करा तो मुझे उसका ट्रीटमेंट करना है। अंडर एब्जॉर्प्शन हुआ है ओवरहेड्स का तो मुझे क्या करना है? मुझे उसका ट्रीटमेंट करना है। तो आइए उसका ट्रीटमेंट जो है वो करते हैं। अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स का ट्रीटमेंट करते हैं एंड सीखते हैं। ट्रीटमेंट करने से पहले मुझे ये देखना पड़ेगा कि रीज़न क्या है, किस वजह से आए हैं।
एंड रीज़न को हम दो पार्ट्स के अंदर बाइफोकेट कर देते हैं। रीजंस देखेंगे, रीजंस हम आइडेंटिफाई करेंगे कि किस रीज़न की वजह से हो रहा है, एंड रीज़न को हम क्या करेंगे, दो पार्ट्स के अंदर क्लासीफाई कर देंगे। रीज़न को हम क्या कर देंगे, दो पार्ट्स के अंदर हम क्लासीफाई कर देंगे। एंड बात की जाए तो इट कैन बी एबनॉर्मल रीज़न, इट कैन बी एबनॉर्मल रीज़न एंड इट कैन बी नॉर्मल रीज़न। तो ये एबनॉर्मल रीज़न भी हो सकता है एंड नॉर्मल रीज़न भी हो सकता है। ये एबनॉर्मल रीज़न भी हो सकता है एंड ये नॉर्मल रीज़न भी हो सकता है। तो रीज़न जो है वो कुछ भी हो सकता है, एबनॉर्मल भी हो सकता है एंड नॉर्मल रीज़न भी हो सकता है। अब रीज़न जो है वो एबनॉर्मल है या रीज़न जो है वो नॉर्मल है, वो कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन खुद ही हमें बताएगा। जैसे क्वेश्चन कहेगा कि 30% हो गया है डिफेक्टिव प्लानिंग की वजह से। हमने डिफेक्टिव वर्ड देखा तो हमारा क्या रीज़न बन गया? एबनॉर्मल रीज़न है ये। आपको एक बात दिमाग में क्लियर रखनी है, आपको दिखाने की ये ऐसे ऐसे वर्ड यूज़ हो रहे हैं तो वो कौन सा रीज़न हो गया? एबनॉर्मल रीज़न हो गया। आपको एग्जांपल्स लिखवा देता हूँ। अगर डिफेक्टिव प्लानिंग वगैरह लिखा है तो वो कौन सा रीज़न हुआ? एबनॉर्मल रीज़न हो जाता है। अगर क्या लिखा है, डिफेक्टिव प्लानिंग वगैरह लिखा है तो वो कौन सा रीज़न हो जाता है? एबनॉर्मल रीज़न हो जाता है, डिफेक्टिव प्लानिंग। एंड अगर कॉस्ट इंक्रीज के बारे में लिखा हुआ है तो ये हमारे हाथ में नहीं है, ये हो गया तो हो गया, ये हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं है। एंड ये क्या हो जाता है, कॉस्ट के अंदर इंक्रीज हो गया है तो वो नॉर्मल रीज़न होता है। दैट, और ये जो चीज़ है ये क्या है? ये अनअवॉइडेबल है। एंड एक बात आप हमेशा ध्यान में रखना, जो भी चीज़ अनअवॉइडेबल होती है वो हमेशा नॉर्मल रीज़न होता है। जो भी चीज़ जो है वो अनअवॉइडेबल है वो हमेशा क्या होता है? नॉर्मल रीज़न के अंदर आ जाता है वो। एंड जो भी कंट्रोलेबल है एंड जो भी अवॉइडेबल है वो हमेशा एबनॉर्मल रीज़न के अंदर आ जाता है। जो भी कंट्रोलेबल है एंड जो भी अवॉइडेबल है वो हमेशा एबनॉर्मल रीज़न के अंदर आ जाता है। तो हमारे को क्या करना है इस केस के अंदर? एबनॉर्मल रीज़न से की वजह से जो भी चीज़ आएगी उसका अमाउंट निकाल लेना है एंड उसे कहाँ पर ट्रांसफ़र करना है? उसे हम कहाँ पर ट्रांसफ़र कर देते हैं? उसे हम ट्रांसफ़र्ड कर देंगे कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। उसे हम ट्रांसफ़र कर देंगे कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर हम उसे ट्रांसफ़र कर देंगे। सो आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर टिल हेयर। अगर वो नॉर्मल रीज़न की वजह से है तो हमारे को अपनी प्रोडक्ट की कॉस्ट चेंज करनी पड़ेगी। अब एक बात सोचो, जितने भी मैंने प्रोडक्ट बनाए या तो वो सेल हो गए होंगे या तो वो कहाँ पर पड़े होंगे? मेरे क्लोजिंग स्टॉक के अंदर पड़े होंगे। तो मुझे इन दोनों की कॉस्ट को ही जो है वो चेंज करना है, जिसके लिए हम फाइंड आउट क्या करेंगे? सप्लीमेंट्री रेट फाइंड आउट करेंगे। हम क्या करेंगे? सप्लीमेंट्री रेट फाइंड आउट करेंगे। तो सप्लीमेंट्री रेट कैसे निकालेंगे? अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन को हम डिवाइड कर देंगे इक्विवेलेंट प्रोडक्शन से। सो मैं बताना चाहूँगा कि हम कैसे निकालेंगे सप्लीमेंट्री रेट। हम कैसे निकालेंगे? यहाँ पर हमारे को नॉर्मल रीज़न की वजह से है तो हमारे को सप्लीमेंट्री रेट निकालना पड़ता है। एंड सप्लीमेंट्री रेट कैसे निकाला जाता है? अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन, अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन अपॉन में इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, अपॉन में इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। इससे हमारे पास में क्या निकल कर आ जाएगा? इससे हमारे पास में सप्लीमेंट्री रेट निकल कर आ जाएगा। क्वेश्चन आ जाता है कि मैंने यहाँ पर इक्विवेलेंट वर्ड क्यों यूज़ किया है। देखो मैंने आपको क्या कहा कि जो भी इक्विवेलेंट प्रोडक्शन के यूनिट्स हैं, जो भी प्रोडक्शन के यूनिट्स होंगे या तो वो सेल्स के अंदर पड़े होंगे या तो वो मेरे क्लोजिंग स्टॉक के अंदर पड़े होंगे। जो भी मैंने प्रोडक्ट प्रोड्यूस करा या तो वो बिक गए होंगे या तो वो क्लोजिंग स्टॉक के अंदर पड़े होंगे। डैट इज़ कि हम जो है वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग से भी सोच सकते हैं इस बात को, जनरल अंडरस्टैंडिंग से भी यही बात निकल कर आती है। तो इक्विवेलेंट क्यों है? क्योंकि वो सामान जो भी हमने प्रोड्यूस करा वो या तो सेल्स में होगा
या तो क्लोजिंग स्टॉक फिनिश्ड गुड्स के, क्लोजिंग स्टॉक फिनिश्ड गुड्स के, या तो क्लोजिंग स्टॉक WIP के क्लोजिंग स्टॉक के अंदर पड़ा होगा, या तो वो WIP के क्लोजिंग स्टॉक के अंदर पड़ा होगा। दैट इज द रीजन वाई वी हैव यूज द वर्ड इक्विवेलेंट, क्योंकि इक्विवेलेंट वर्ड वहीं पर लगता है जहां पर WIP आ जाता है। तो WIP है, यस, WIP का क्लोजिंग स्टॉक भी है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर इक्विवेलेंट वर्ड यूज करा है। अब आप एक बात समझो, ये जो सेल्स है ये 100% कंप्लीटेड यूनिट्स की है, ये जो क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का है ये भी 100% कंप्लीटेड यूनिट्स का है। बट अगर मैं बात करता हूँ क्लोजिंग स्टॉक WIP का, तो ये कंप्लीटेड यूनिट्स का नहीं है, क्योंकि ये ऐसा स्टॉक है, वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब ये है कि ये अभी पूरा नहीं हुआ है, ये कंप्लीटेड यूनिट्स का नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक जो भी WIP यूनिट्स का है इसका अमाउंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या फिर पहले तो मैं बोलूँ तो यूनिट्स निकालने के लिए ये WIP की जो यूनिट्स है इसे हमें मल्टीप्लाई करना होगा डिग्री ऑफ कंप्लीशन परसेंटेज से, इसे मुझे मल्टीप्लाई करना होगा डिग्री ऑफ कंप्लीशन परसेंटेज से। वो कितना परसेंट कंप्लीट हुआ है, 60, 65, 70%, कितना परसेंटेज कंप्लीट हुआ है, उस परसेंटेज से हम मल्टीप्लाई कर देंगे WIP की यूनिट्स को। इसको मल्टीप्लाई कर कर हमारे पास में निकल जाएगा इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड्स की, इक्विवेलेंट यूनिट्स निकल कर आ जाएंगी। सो अगर मैं बात करूं, अगर मैं कहूं कि मेरी WIP की यूनिट्स हैं फॉर एग्जांपल 6000 है, एंड उनके ऊपर डिग्री ऑफ कंप्लीशन कितनी वो कंप्लीट हो गई हैं, 60% कंप्लीट हो गई है, तो मैं कह सकता हूँ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स कितनी हो गई हैं, 3600 हो गई हैं। 6000 का 60%, 6000 का 60%, 3600 हमारा क्या हो गया, क्लोजिंग स्टॉक का WIP हो गया है। सो आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर टिल हियर। तो कहने का मतलब ये है कि हम सेल्स में क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का ऐड कर देंगे, एंड क्लोजिंग स्टॉक की जो WIP है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP की इक्विवेलेंट यूनिट्स को ऐड करके हम इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स पर हम पहुंच जाएंगे, हम इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स पर पहुंच जाएंगे। सो आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर टिल हियर। इसके बाद हमारे पास में पर यूनिट का रेट आ जाएगा, एंड हमारे को पता चल जाएगा कि एक यूनिट को इतने से सप्लीमेंट करना है, एक यूनिट का रेट निकल कर आ जाएगा, एंड हमारे को पता चल जाएगा कि एक यूनिट को इतने से सप्लीमेंट करना है, तो इसीलिए ये हमारा क्या निकल जाएगा, सप्लीमेंट्री रेट निकल गया। ठीक है, हमने क्या करा, अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन को डिवाइड कर दिया अगर इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट से, तो हमारा सप्लीमेंट्री रेट निकल कर आ जाएगा। सो यहाँ पर हमारा ये ओवरहेड्स का कॉन्सेप्ट जो है वो खत्म हो जाता है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना फॉर गेटिंग द लेटेस्ट नोटिफिकेशन एंड अपडेट्स, एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो।